हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास फोर्स एंड प्रेशर की। ठीक है, तो कल अपन ने एक बार जो भी देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन ने कल क्या देखा था। ओके, ये सेकंड पेज है। कल अपन ने फोर्स की डेफिनेशन देखी। फोर्स इज एक्टिविटी परफॉर्म इज एक्ट ऑन पुश एंड पुल। कोई भी एक्टिविटी है, फोर्स किस चीज की है, कोई भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ किसी भी चीज को एक्ट में लाने के लिए, मतलब उसको मोशन में लाने के लिए, कोई भी पुश या पुल की जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स की ऐसा यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन का जो एन था वो कैपिटल था, क्यों? सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर जब भी कोई यूनिट या किसी भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर अगर अपन किसी यूनिट को परफॉर्म करते हैं या उसको डिनोट करते हैं, अपन उनको एज ए रेस्पेक्ट के रूप में उनका नॉमिनेट करते हैं, तो वहां पे जो यूनिट परफॉर्म होगी वो किस में आएगा, कैपिटल लेटर के अंदर, बाकी सब स्मॉल होगा। और बाकी आपने यहाँ पे देखा था जो जी था वो 9.8 मीटर पर सेकंड, तो एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू एम ए। ए क्या था, एक्सीलेशन। जी क्या था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ऑल्सो इज एक्सीलेशन, जो कि अपन ने वर्टिकली काउंट करते हैं, जो कि अपन किसमें काउंट करते हैं, वर्टिकली। और ए हॉरिजॉन्टली काउंट होता है। ओके, 1 Newton force is that much force which produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गौर कीजिए, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग वे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ओके जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये सब एक ही है, जस्ट प्रेजेंट करने का अलग अलग वे है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, एफ इक्वल टू एम जी। एफ क्या है यहाँ पे, मास। एफ क्या, सॉरी, एफ क्या है, फोर्स। एम क्या है, मास। और ए क्या था, एक्सीलेशन। तो मास एग्जैक्टली क्या था, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, रियल क्वांटिटी किसी भी मैटर की जो उस बॉडी के अंदर कंप्लीटली क्या है, इमर्स प्रेजेंट है। किसी भी मास या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी रियल एंटिटी है, रियल क्वांटिटी है जो उसमें प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे अपन, मास। ओके, अपन एग्जांपल भी लिया था कि अपना जो बॉडी है, मेरी बॉडी में सपोज मैंने 98 केजी वेट माना था, तो वो क्या है, बेसिकली मेरा वेट है। और वेट के अंदर कौन कौन सी चीजें दो मिक्स रहती है, एक मास, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अपन ग्रेविटी भी बोलते हैं। एग्जैक्टली तो अगर मैं मेरे मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आता है, मेरा वेट। तो ये तो कुछ लाइक ऐसा ही फॉर्मूला हो गया, एफ इक्वल टू एम जी। एफ क्या है, फोर्स। तो मैं मेरे मास को केजी क्यों लिखता हूँ, ये अपने अंडरस्टूड करने का एक वे है। एग्जैक्टली अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए तो 98 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं किसी भी वेन मशीन पे, ना कि 98 केजी। ये चीज कल अपन ने क्लियर की थी। ओके, अपन स्पीडली हमेशा प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। एग्री। देन उसके बाद अपन ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की थी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मैंने क्या बोला था कि जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, पुश और पुल की जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूं, उसमें जो डायरेक्शन देखनी है वो ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन नहीं देखनी। ऑब्जेक्ट की मूविंग डायरेक्शन नहीं देखनी, किसकी देखनी है, मेरी फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे किसी भी बॉक्स को अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। वेन एवर इट्स मूविंग, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, नॉर्थ डायरेक्शन में या अगेन साउथ डायरेक्शन में वापस मूव कर रहा हो, मेरे को उस पर नहीं देखना, मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है। एग्जैक्टली तो डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड ऑन पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई थी। कल अपने बॉक्स को पुल किया था, सपोज ये डायरेक्शन, हाँ ईस्ट, कल अपन ने ये डायरेक्शन ईस्ट साइड में पुश किया था। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बॉक्स बी को पुश कर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखा हुआ है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अगर यहाँ पे कुछ वर्टिकल या इंक्लाइंड प्लेन होता वो एक सिचुएशन अलग होती। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन वो कौन सी हो जाएगी, इक्वली डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों सेम है। नेक्स्ट, कल अपन ने ये टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि अपनी क्लास कल कुछ एक्सपांड किया था डिटेल में। मैं आपको कई बार, मेरी क्लासेज है वो 30 to 40 मिनट्स की रहेंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी क्लासेज 30 to 40 मिनट्स की रहेंगी। लेकिन ऐसा क्यों है, मेरी जो क्लासेस का जो पार्ट्स हैं वो बहुत मिलेगा। जैसे अपन ने
ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर के अंदर मोस्टली 4 to 5 क्लासेज में कवर करते थे, 4 क्लासेज 3 क्लासेज मैक्स टू मैक्स है। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस 4 क्लासेज में कुछ स्लाइड्स बना के ले आइयो, एक फोर्स हो गया और एक ये हो गया कंप्लीट। नहीं, अपन डिटेल ऑनलाइन के अंदर वैसे पढ़ेंगे जैसे अपन ऑफलाइन के अंदर स्टडी करते हैं, वन बाय वन, डेफिनेशन, एसआई यूनिट्स, एग्जाम्पल, डायग्राम्स। जैसे क्लास में कई बार आप टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, वैसे आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करा रहा हूँ, या फिर आप अपने सजेशंस दे दीजिए मेरे को कि मैं नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को किस वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं मोस्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड जो पीपीटीज हैं या एनसीईआरटी बेस्ड जो मैं पीडीएफ फाइल्स पिक करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ में स्टेट बोर्ड्स भी एड ऑन करता हूँ। कई डेफिनेशन स्टेट बोर्ड्स में डिफिकल्ट लैंग्वेज में रहती है, तो मैं वहां से उन डेफिनेशंस को पिक करके लाता हूँ और यहाँ पे ब्रीफली अपन डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स की बात क्या है? बैलेंस फोर्स कौन सा है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट फॉर्म में हो या कांस्टेंट मूविंग कर रहा हो, एग्जैक्टली कांस्टेंट मूविंग सिचुएशन में भी उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। और बैलेंस करने का मतलब क्या? बैलेंस, जैसे अगर मैं किसी भी चीज की बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, एक साइड की बात नहीं हो रही होगी, उसमें एटलीस्ट बोथ साइड, बोथ फोर्सेज या बोथ ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट अपन दो की बात करेंगे, ठीक है? यूनिडायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अपन एटलीस्ट दो डायरेक्शंस की बात कर रहे होंगे। तो अगर मैं फोर्सेज की बात कर रहा हूं तो दो फोर्स इंक्लूड होंगे, एग्री? तो दो कोई भी फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बैलेंस होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो या अनइक्वल डायरेक्शन में हो, तो उस टाइम पे क्या होंगे? वो अनबैलेंस फोर्स होंगे। तो एक बार पहले बैलेंस फोर्स को डिटेल में देखते हैं। बैलेंस फोर्स क्या है? इफ ए सेट ऑफ फोर्स, इफ ए सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा फोर्स। इफ ए सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो एक्सीलरेशन इन इट, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड। ये चीज समझ आई? गौर करना है इसमें दोबारा एक बार के लिए। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इफ ए सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स का मतलब मोर देन टू forces, more than two forces acting on a body produce no acceleration। यहाँ पे नो स्पीड या वेलोसिटी या उनकी बात कर सकते थे, क्यों नहीं की? यहाँ क्यों बोला कि इफ ए सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्लूड है। समझ आया? एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। इफ ए सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब मेरे पास कोई भी सेट ऑफ फोर्सेज है, दो या दो से ज्यादा फोर्सेज किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन जनरेट ना हो। एक्सीलरेशन जनरेट होने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 50 किलोमीटर पर आवर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो भी कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन अगर मेरे को उससे ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है या उससे ज्यादा मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड अप एंड डाउन की सिचुएशन होगी, तो वहां पे क्या फोर्सेज अप्लाई करने होंगे? बिल्कुल अप्लाई करने होंगे। जैसे कुछ सिचुएशंस की बात कर रहे होते हैं, कोई एक बॉल है किसी ग्राउंड पे, आप रोलिंग कंडीशन में फ्री कर दीजिए उसको। जैसे मैं अगर किसी भी बॉल की बात कर रहा हूँ, कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट है, वो अगर मैं किसी भी सरफेस पे रोलिंग कंडीशन में फ्री कर देता हूँ, तो कुछ देर बाद में वो रुक जाएगा। तो क्या अपने आप रुका? नहीं, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया? उसके मोशन का अपोज किया, और कुछ टाइम ड्यूरेशन में जाके उसकी स्पीड स्लो डाउन होते हुए वो रुक गई बॉल। एग्जैक्टली अगर उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता, जैसे अगर मैं उसी ग्राउंड की जगह पे एक स्मूथ सरफेस लेता हूँ, ठीक है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, एग्री? तो अगर उसमें मैं ऑयल फैला देता हूँ फिर बॉल को रोटेट करता हूँ, आपको आइडिया, वो पहले से मोर देन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दूर जाएगी। लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस कभी भी 100% एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी सरफेस 100% फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती है। फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं अपन, क्योंकि अगर फ्रिक्शनलेस होता अपन चल ही नहीं पाते।
उसके लिए भी फ्रिक्शन की नीड होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी बॉल है वो सरफेस पे रोलिंग कंडीशन में जा रही है तो उस पर एक फ्रिक्शन का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई, और अगर वो नहीं होता वो कंटिन्यूसली मूव करती, वो कंटिन्यूसली क्या करती, मूव करती। ये चीज समझ आई? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड, इंक्रीज डिक्रीज, इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को उस पर कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल अपन ने नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे पी, क्यू और आर। अगर सपोज ए जो है, जो ए है वो 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो बी है ये 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सी 100 न्यूटन का। एग्री? और अगर यहां पे बात करता हूं तो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन और 100 न्यूटन। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल पी क्यू आर का कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, 300 न्यूटन। और अगर मैं इस सिचुएशन में एबीसी की बात करूं तो 150 प्लस 50 200 प्लस 100 300। तो आपने देखा कि सेट ऑफ पर्संस एबीसी एक साइड में है, पीक्यूआर दूसरी साइड में है। सॉरी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। यहां पे पर्सन ए का कितना वेट है, 150 न्यूटन, बी का कितना है 50 न्यूटन, और सी का कितना है 100 न्यूटन। अगर यहाँ पे पी की बात करें तो 100 न्यूटन, सॉरी फोर्स जनरेट कर रहे हैं। क्यू की बात करें 100 न्यूटन, आर की बात करें 100 न्यूटन। तो आपने देखा सेट ऑफ पर्सन जो वेस्ट डायरेक्शन में, ये हमेशा वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये कौन सी, ईस्ट है, तो अपन उसी की बात थ्रू बात करें, कौन सा, ये जो मैंने अपने को लास्ट क्लास में समझाया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो पर्सन है वो सेट ऑफ पर्सन कितना न्यूटन का फोर्स जनरेट करे, 300। वेस्ट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना जनरेट करें, सेट ऑफ पर्सन जो एबीसी है वो 300 न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। तो इक्वल फोर्स है, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, बैलेंस फोर्स। तो इफ ए सेट ऑफ फोर्सेस, ये सेट ऑफ फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, नो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, कोई भी वो एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई ये चीज? अब यहां पे एक नोट आता है, कौन सा है, व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्सेज हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन we get net force by adding the magnitude of forces so that net force is 0। जैसे अगर मैं इस चीज को कंप्लीट एंटायरली एक सिस्टम मानता हूं तो बैलेंस फोर्स हमेशा नेट फोर्स, बैलेंस फोर्स नेट फोर्स बोल सकता हूं उसको। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स के अंदर जो नेट फोर्स जनरेट होगा ऑल ओवर कंप्लीट एक बॉडी के अंदर, वो क्या होगा, 0। अगर वो 0 नहीं होगा तो मूविंग कंडीशन में होगी। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? अगर बैलेंस फोर्स है, वो बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स है अगर वो 0 नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वो बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी, वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उस बॉडी के अंदर। ये चीज क्लियर हुई? तो एक बार दोबारा देखते हैं कि जो बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स है, बैलेंस फोर्स का, सॉरी, ये चीज क्लियर है आपका, जो बैलेंस फोर्स का जो आपका नेट फोर्स है वो व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन वी गेट द नेट फोर्स बाय एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सो दैट नेट फोर्स इज 0। सेम डायरेक्शन में हो, इस साइड में और इस साइड में, तो दोनों को जब एड ऑन करते हैं अपन तो टोटल नेट फोर्स कितना आना चाहिए, ऑलवेज 0, तभी वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ओके, अपन देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। कौन सा, unbalanced force? Unbalanced force, if a set of forces acting on a body produce a non zero acceleration। नॉन जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा। एग्री? नॉन जीरो मतलब बस वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 9.8 कुछ भी एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। तो बॉडी मेरे बेसिकली किसमें होगी, किसमें होगी, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो एक बार इसको डायग्राम से फिर समझते हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, तो ये कितना जनरेट करते हैं, 100 न्यूटन फोर्स।
यहाँ पे अपने बात की थी ये कितना जनरेट कर रहा है 150 न्यूटन, ये इस पर्सन की बात की थी तो अपन ने 50 न्यूटन, अगेन ये 100 न्यूटन। ये क्लियर हुआ था? चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि अगर गर्ल्स है तो 50 न्यूटन, गर्ल्स को 150 न्यूटन जनरेट करवा देते हैं। क्लियर है? लो अभी कर देते हैं अपन इरेजर। इसको अपन क्या करते हैं 100 न्यूटन जनरेट करवा देते हैं, यहाँ पे 150 न्यूटन जनरेट करवा देते हैं, यहाँ पे लेस देन कितना रिमेनिंग रहा 50। ठीक है, लेकिन ओवरऑल तीनों का सिंगल एक साइड में तीनों का फोर्स कितना हुआ 300, 150 प्लस 100 250 प्लस 50 न्यूटन, टोटल कितना हो गया 300। तो ये जो पर्सन है ए बी सी, अगर इन तीनों का मैं टोटल फोर्स की बात करूं, मैं कंप्लीट एंटायर बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक साइड में यूनिडायरेक्शन के अंदर में तीनों सेट ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ कितना हो गया 300 न्यूटन। एंड अनदर जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई कर रही है 100 न्यूटन। तो अगर मैं इसके नेट फोर्स की बात करता हूं, पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए सेट ऑफ फोर्सेस, सेट ऑफ फोर्सेस का मतलब जो मेरे दो या दो से ज्यादा फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नॉन एक्सीलेशन, नॉन जीरो एक्सीलेशन। नॉन जीरो एक्सीलेशन का मतलब ये मेरा एक्सीलेशन है, ये जीरो है, और ये नॉन जीरो एक्सीलेशन। ये चीज आपको क्लियर हुई? ए नॉन इक्वल्स टू जीरो मतलब मेरा जो एक्सीलेशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? माइनस में होगा कोई इशू नहीं है, डी एक्सीलेशन बन गया, प्लस होगा कोई इशू नहीं है, मेरा एक्सीलेशन क्रिएट हो गया, लेकिन बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो थे वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी बैलेंस सिचुएशन, द फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अपन इसमें नेट फोर्स की बात करेंगे। नेट फोर्स, नेट फोर्स डेफिनेशन वही है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? when two forces are applied on an object, when two, यहाँ two forces के more than two forces भी हो सकता है, when two forces or more than two forces are applied on an object in opposite direction, the net force is difference in the magnitude of force and act in direction of larger force, act in direction of larger force। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा नेट फोर्स है वो यहाँ जीरो नहीं होगा, तो बेस नेट फोर्स की कोई तो डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? जहां पे लार्जर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जहां पे लार्जर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और दोनों को मेरे को डिफरेंस निकालना होगा। तो देखते हैं एक बार, यहां पे मेरा नेट फोर्स क्या आ गया 300 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन इक्वल्स टू कितना आ गया 200 न्यूटन, और नेट मेरे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? नेट फोर्स, ये चीज क्लियर हुई। एंड नेट फोर्स इज नॉन जीरो, यहां पे मेंशन कर देते अपन नेट फोर्स क्या रहेगा नॉन जीरो, हमेशा नेट फोर्स मेरा रहेगा नॉन जीरो। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब कि मेरे पास दो तरीके के फोर्स हो गए, तो बैलेंस फोर्स एक, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के अंदर मेरे को इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मेरा बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो क्या इफेक्ट्स निकलते हैं, जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो क्या इफेक्ट्स निकलते हैं। तो सबसे पहले जो सिचुएशन अपन कंसिडर कर रहे हैं वो है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अगर कोई भी जो बॉडी है वो मेरी रेस्ट कंडीशन में और उसको मोशन में लेके आना है, तो मेरे को उस पर क्या अप्लाई करने पड़ेंगे फोर्सेज। फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, जो उसके रेस्ट फॉर्म में है, जो रेस्ट फॉर्म में है उसको अगर मूविंग कंडीशन में लेके आना है फोर्स अप्लाई करना होगा। ओके, तो मैं मान सकता हूँ कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना होगा। अगर रेस्ट फॉर्म में कोई मेरी बॉडी है, अगर उसको मेरे को मूविंग कंडीशन में लेके आना है तो मेरे को एटलीस्ट उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे कोशिश एक बार उस ऑब्जर्वेशन से देखना कि एक बैलेंस फोर्स है एक अनबैलेंस फोर्स है। अगर मैं उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या वो मोशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सपोज ये एक पेन है, मैं दोनों साइड से अगर 50-50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या कोई सी भी डायरेक्शन में मूव होगा? नहीं होगा। या फिर मैं इसको पुल कर रहा हूं, दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं पुल कर रहा हूं, तो क्या कोई सी भी एक डायरेक्शन में जाएगा? सेम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा।
तो इसका मतलब मेरे को इसको अगर मोशन में लेके आना है तो कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूविंग। जो मेरी स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या है, रेस्ट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। जो भी मेरा अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में, अगर मैं मूविंग कंडीशन में कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। और वो फोर्स कौन सा होगा, अनबैलेंस फोर्स। जैसे अगर एक फुटबॉल है वो रुका हुआ है तो मैं उसको क्या करता हूं, किक करता हूं। फुटबॉल को मैं क्या कर रहा हूं, किक कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सपोज मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स से किक किया, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। 100 न्यूटन फोर्स पे करूंगा तो एटलीस्ट कुछ स्पीड से वो मोशन में आएगा। क्लियर भाई चीज। सेकंड क्या है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर सेम जो किक किया है मैंने, अगर गोलकीपर वहां पे प्रेजेंट है तो वो उसको कैच करेगा, तो वो भी क्या कर रहा है, उस पे मूविंग कंडीशन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैच कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो स्टेशनरी कंडीशन में लेके आ रहा है वापस, उसको रेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा है वापस। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ भी अनबैलेंस फोर्स है। मैं हमेशा बताता रहूंगा ये चीज कि कौन सा फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में भी अनबैलेंस फोर्स था, सेकंड सिचुएशन में भी अनबैलेंस फोर्स था। देन थर्ड सिचुएशन, ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन मूविंग बॉडी। अगर मैं मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पे भी मेरा कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अनबैलेंस फोर्स। ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब अगर जैसे मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, सॉरी कार ड्राइव की जाती है, बाइक को क्या किया जाता है, राइड। ये स्पेशल वर्ड्स को पिक कीजिए, धीरे धीरे ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाइक को राइड करते रहे मेरे को अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो मेरे को बेसिकली क्या करना होगा, एक्सीलेट करना होगा। एक्सीलेट और एक्सीलेशन की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। तो अपने अनबैलेंस फोर्स में क्या पढ़ा था, एक्सीलेशन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यू हुई तो वो कौन सा फोर्स होएगा, मेरा अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है चीज। तो अगर किसी भी चीज को मेरे को एक्सीलेट करना हुआ तो किसकी जरूरत होगी, अनबैलेंस फोर्स की। फोर्स कौन सा अप्लाई होगा उस पर, अनबैलेंस। अगर दूसरी बात कर रहा हूँ, इफ फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मैं उसकी स्पीड डिक्रीज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को ब्रेक अप्लाई करने होंगे उस पर। क्लियर है, ब्रेक अप्लाई होंगे उस पर। तो ब्रेक अप्लाई होंगे तो भी क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, फोर्स यहाँ भी जनरेट हुआ। वन यूनि डायरेक्शन जनरेट हुआ, सिंगल डायरेक्शन में जनरेट हुआ। उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कौन सा हुआ, अनबैलेंस फोर्स। ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, रेस्ट से मूविंग सिचुएशन में लेके आ रहा हूँ, मूविंग से वापिस स्टेशनरी सिचुएशन में लेके जा रहा हूँ, या फिर अगर मैं किसी चीज को एक्सीलेट कर रहा हूँ या किसी चीज की स्पीड डिक्रीज कर रहा हूँ या डी एक्सीलेट कर रहा हूँ, तो चारों सिचुएशंस में मेरे को फोर्स अप्लाई करना होगा। एग्री। तो चारों सिचुएशन में कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स। सेकंड कौन सा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें क्या है, फोर्स कंसिडर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी मूविंग कंडीशन में, जैसे बाइक ड्राइव कर रहे हो अगर मूविंग सिचुएशन में, तो मेरे को एटलीस्ट अगर उसको टर्न लेना है तो किसी एक यूनि डायरेक्शन में मेरे को उसको टर्न लेना होगा, तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा किसी भी यूनि डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि मैं इस हैंड से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस हैंड से भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूंगा। क्या वो कोई भी डायरेक्शन में मोल्ड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहां तो मैंने क्या किया, बैलेंस फोर्स अप्लाई किया। तो यहां मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, दोनों हैंड से क्या करना होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो मेरे का वहां पे कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, और मेरी गाड़ी एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट शो दैट ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो मेरे को एटलीस्ट वहां पे फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब क्रिकेट सब देखते हो, अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व किया तो बिल्कुल जैसे एकदम 80 100 अप्रोक्स इतनी स्पीड से जब बॉल आ रही हो तो वहां पे क्या होगा, आप स्पीड से ऐसा शॉट लेते हैं बैट से। तो जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है पहले आप उसको होल्ड करते हो, फिर ऐसा वापस हिट करते हो, ऐसा होता है नहीं, आप डायरेक्टली उसको अपोजिट डायरेक्शन में हिट करते हो।
तो वहां क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको एक अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना होगा, एक अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना होगा, देन वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट द बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय टचिंग ऑन स्ट्राइकिंग। टचिंग मतलब ऐसा हल्का सा टच, कई बार होता है, बहुत बार होता है, सामने से बॉल आ रही हो, अब जस्ट हल्का सा कट, जिसको बोलते हैं ना बैक साइड में अपने ऑफ में 4 रन जा रहे हो बिल्कुल बाउंड्री से पार, वो क्या कर रहे हैं, आप जस्ट टच कर रहे हो बॉल को और बॉल डायरेक्ट बाउंड्री के आउट। अगर मैं फ्रंट डायरेक्शन में कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्पीडली हिट करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, तो वो भी वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। मेरे को जस्ट डायरेक्शन चेंज करनी है, और डायरेक्शन चेंज करते क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो जाएगा और बॉल बिल्कुल बाउंड्री के आउटर साइड में। तो ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट द बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विद द बैट एट ए सुटेबल एंगल। वो डिपेंड करता है वो कौन सी डायरेक्शन में, ऑफ में, ऑन में, आउटर साइड में, 4 6 कहां भेजना है उसको। लेकिन ये भी एग्जांपल किसका हो गया कंप्लीट, ये एग्जांपल भी किसका हो गया, अनबैलेंस फोर्स। किसका एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस फोर्स का। जो मैंने एस देखा वो भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स का। अब एक लास्ट बचता है, उसको तो बैलेंस फोर्स बनाएंगे। कौन सा, फोर्स कंसिडर द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को किसी की शेप और साइज चेंज करनी है, शेप और साइज चेंज करने का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मूवीज देखते हैं, ऐसा किसी की सबमरीन है वो बिल्कुल पानी के बॉटम में चली जाती है, बिल्कुल बॉटम में, तो वहां पे क्या होता है सिचुएशन, जैसे 100 या 120 किलोमीटर बॉटम में चली जाती है, तो वहां पे क्या हो रहा है, सब डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एग्री, सब डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो ऐसा क्रश होना स्टार्ट हो जाएगी, एग्री। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, व्हेन इन्फ्लेटेड बैलून इन प्रेशर बिटवीन द टू हैंड्स इट चेंज इट्स साइज। बिल्कुल, ये अभी सबमरीन का जो एग्जांपल दिया था वहां बैलून का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये एक बैलून है और अगर मैं इसके दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करना है तो क्या इसकी शेप चेंज होगी, मैंने इन्फ्लेट किया, मैंने इसकी हवा बाहर नहीं निकाली, वो अभी भी इन्फ्लेशन कंडीशन में, वो फुला हुआ है बिल्कुल, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, मैं जैसे उसको प्रेस करूंगा तो जैसे हार्ट शेप के बैलून आते हैं, बिल्कुल ऐसा रेड कलर में हार्ट शेप के बैलून आते हैं, अगर मैं उसको प्रेस कर रहा हूं तो ऊपर साइड में ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, बॉटम साइड से स्क्वीज हो जाएगा, देखा है? तो ये क्या किया मैंने, उसकी शेप चेंज की है, शेप चेंज करते क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा वहां पे। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, बैलेंस फोर्स, क्योंकि बोथ साइड से मैं बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसकी शेप एंड साइज चेंज होती है। व्हेन ए इन्फ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन द टू हैंड्स इट्स शेप एंड साइज चेंज। ठीक है, सेकंड देखते हैं, व्हेन स्प्रिंग इज पुल इट्स शेप एंड साइज चेंज। बिल्कुल, अब कभी भी स्प्रिंग है उसको आप स्क्वीज करोगे तो एक डायरेक्शन से प्रेस करके स्प्रिंग को स्क्वीज नहीं कर सकते, आप कहोगे सर मैं ग्राउंड के टच करके करूंगा, तो बेसिकली ग्राउंड भी क्या कर रहा है, उसको रिवर्स फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर, ग्राउंड भी क्या कर रहा है, रिवर्स फोर्स, अपन इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं दो फिंगर्स के बीच में लेके स्प्रिंग को पुश कर रहा हूं तो मैं बोथ साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस पर, तो क्या होगी, उसकी शेप एंड साइज चेंज होगी। यहां भी कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, बैलेंस फोर्स। एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंज ऑन स्क्वीज। जैसे मैं दोनों साइड से, बोथ साइड से अगर मैं किसी टूथपेस्ट से पेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन बोथ साइड से उसको स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो बाहर की साइड क्या निकलता है, पेस्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे भी मैं बोथ साइड से दो फिंगर्स के बीच में उसको प्रेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे बोथ डायरेक्शन से पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है और इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बाहर की साइड में क्या निकल रहा है, टूथपेस्ट निकल रहा है। तो ये जो तीनों तीनों एग्जाम्पल थे मेरे, ये जो तीनों एग्जाम्पल्स थे वो किसके थे, बैलेंस फोर्स के। ये चीज समझ आई, अपन ने आज क्या देखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो स्टार्टिंग में जो दो फोर्सेस थे वो अनबैलेंस के, दो एग्जांपल्स थे वो अनबैलेंस फोर्स के थे, और थर्ड कौन सा है, बैलेंस फोर्स का। आज ऑलमोस्ट आपको समझ आया, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स कीजिए, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।